मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्ण विचार में आगे व्यंजनों के भेद पढ़ने वाले हैं। कुछ तो हमने बता दिए थे, उसके आगे के देखिए। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद किए जाते हैं। ये श्वास वायु जो हम लेते हैं उसकी मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? दो भेद। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण किसके आधार पर हैं? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। कौन से भेद हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए, अल्प प्राण अल्प प्राण व्यंजन जो हैं वो देखिए किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। अल्प यानी थोड़ा, ठीक है। तो श्वास की मात्रा जो थोड़ी लगती है, कम लगती है, तो वो कौन से होंगे? अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलेंगे तो श्वास मात्रा कम लगानी पड़ेगी, वो कौन से होंगे? अल्प प्राण। अब अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? देखिए, क, ग, ड। यानी जो हमने वर्ग पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उन वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। क वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ट वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। त वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। प वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वर्ग का, वो किस में आएंगे? अल्प प्राण में। इनको बोलने में जो है श्वास वायु कम लगेगी। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है, कौन से? य, र, ल, व, ये भी किस में आएंगे? अल्प प्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन आसानी से याद हो गए। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ठीक है। अब अगला है महाप्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। किसके आधार पर है? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। तो महाप्राण में देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। अल्प प्राण में श्वास कम लगानी पड़ती है और महाप्राण में अधिक लगानी पड़ती है। जिन्हें व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो है अधिक मात्रा में श्वास वायु लगती है, वो कौन से होंगे? महाप्राण, ठीक है। अब महाप्राण कौन से हैं? जो अल्प प्राण अभी बताए उसमें से बच गए जो महाप्राण। अब जो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा उसमें आ गया तो कौन सा बच गया? दूसरा और चौथा। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किस में आएगा? महाप्राण में। ख, घ। क वर्ग का दूसरा क्या है? ख। और 4 नंबर पर क्या है? घ। तो दूसरा और चौथा, ठीक है। च वर्ग का दूसरा, चौथा छ और झ। ट वर्ग का दूसरा, चौथा ठ और ढ। त वर्ग का दूसरा, चौथा ढ और थ। तो ये जो है दूसरा और चौथा वर्ण किसमें आएंगे? महाप्राण में आएंगे। प वर्ग का फ और ब, ठीक है। ये किस में आएंगे? महाप्राण में। महाप्राण में कौन से आएंगे? वर्ग का तीसरा नहीं, वर्ग का चौथा और दूसरा वर्ण, ठीक है। चौथा और दूसरा वर्ण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। अब ये जो है ये रह इसमें अल्प प्राण में आ गए तो सह किस में आ जाएंगे? महाप्राण में, ठीक है। तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सह है किस में आएंगे? महाप्राण व्यंजन, ठीक। अब ये तो हो गए श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। कितने जो है जिह्वा के आधार पर या अन्य दूसरे जो अवयव हैं उनके आधार पर जो है इनके भेद बताए गए।
तो ध्वनियों को उच्चारण करते समय जीविया या मुख्य अवयव अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। इस आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित विभाजन किए जाते हैं। और कौन कौन से हैं ये देखिए। जीव्या या अनवयवों के आधार पर स्पर्श व्यंजन। कौन से? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ, जीभ या ओष्ठों का स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद स्फोट के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय कंठ, जीभ या ओष्ठ का स्पर्श होता है और कुछ रुकावट के बाद विस्फोट से वायु बाहर निकलती है, तो वे कौन से होंगे? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। इन 5 जो वर्ग हैं इनमें से च वर्ग को छोड़ करके 4 वर्ग किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन में आएंगे। ठीक। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। नंबर 2 पे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से स्पर्श करती है फिर कुछ संघर्ष के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन्हें पहले तो मुख्य अवयवों से जो है वायु स्पर्श करती हुई, संघर्ष करती हुई उसके जो है पास से निकलती है, वो कौन से होंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन है च वर्ग। च वर्ग कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो 5 वर्ग याद हो गए। स्पर्श में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी च वर्ग रह गया और च वर्ग किस में आ गया? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब है नंबर 3 नासिक्य। नासिक्य में देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु पूरी तरह से मुख से न निकलकर नाक से भी निकलती है वे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो वायु मुंह से तो निकलती है लेकिन नाक से भी निकलती है, वो कौन से होंगे? नासिक व्यंजन होंगे। ठीक है। तो नासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग का सभी वर्गों के 5वें वर्ण नासिक व्यंजन है। सभी वर्गों के 5वें वर्ण क्या है? नासिक व्यंजन। ठीक है। इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इसके अलावा अगला है उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन। उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ। अतः जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ स्पर्श करके किया जाता है उन्हें उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। ठीक है। यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं तो जीभ की जो नोक है वो उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ स्पर्श करती है। जीभ की नोक पीछे उलटती है और जो कठोर तालु है उसको स्पर्श करती है। किस प्रकार से? झटके के साथ, एकदम जैसे फेंक रही हो, वैसे ही जैसे वर्णों को फेंक रही हो। तो इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन से? ड और ढ। ठीक है। अगला है लुंठित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित। लुंठित या प्रकंपित यानी जिसको बोलने में जो है वायु कांपती हुई निकलती है, प्रकंप करती हुई। तो लुंठित का अर्थ है लुढ़कता हुआ या कांपता हुआ। अतः जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ टकराकर लुढ़कती एवं कांपती सी लगती है उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या करती है? कांपती हुई सी या लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, वो कौन से होंगे? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और ये एक है, कौन सा है? र। र कौन सा है? लुंठित या प्रकंपित। र को बोल करके देखिए,
रे जो हम बोलेंगे तो हमारी जिह्वा कांपती हुई सी जो है महसूस होगी। तो ये लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है, कौन सा? रे। अगला है इस्त स्पर्श या अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। इस्त स्पर्श, अर्धस्वर या अंतस्थ, इसी के नाम है शायद, ठीक है। तो यह वह ध्वनियों के उच्चारण में मुंह में क्रम से जीभ, तालु तथा होठों का स्पर्श क्षणिक और कम होता है, अर्थात इनके उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वह प्रयत्न व्यंजन की तरह का पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इन दोनों वर्णों को जो हम बोलते हैं, कौन से? यह और वह। तो हमारी जिह्वा मुंह के अवयवों को स्पर्श तो करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं करती है, ठीक है। स्पर्श तो करेगी लेकिन बहुत कम स्पर्श करती है, और ये ध्वनियाँ अवरोध रहित उच्चारित होती हैं, यानी इनको बोलने में वायु में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। इनको इस्त स्पर्श या अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है। जैसे स्वर को बोलने में कोई अवरोध नहीं होता है, इनको बोलने में भी नहीं होता है, लेकिन इनको बोलने में जिह्वा मुंह के अवयवों को थोड़ा सा स्पर्श करती, बहुत कम, क्षणिक, इसलिए ये अर्धस्वर हो गए, न व्यंजन हुए न स्वर, आधे स्वर। तो ये कौन से हैं? यह और वह। यह और वह कौन से हैं? इस्त स्पर्श व्यंजन। इस्त स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया? नहीं, जिन व्यंजनों को बोलने में हमारी जो जीभ है ये मुंह के किसी अवयव को क्षणिक स्पर्श करती है, और जो वायु जो है वो बिना रुकावट के बाहर निकलती है। तो ये इस्त स्पर्श व्यंजन है, इन्हें अर्धस्वर भी बोला जाता है। कौन से हैं? यह और वह। कौन से हैं ये? यह और वह व्यंजन है, इस्त स्पर्श व्यंजन है। आगे देखिए, पार्श्विक व्यंजन। अगले कौन से हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? पार्श्विक का अर्थ है बगल का, अतः जिस ध्वनि के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकलती है वह पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। पार्श्विक का अर्थ है बगल का, ठीक है। तो जिनका उच्चारण हम करेंगे तो जो ध्वनि है वो बोलने पर हमारी जो श्वास वायु जो बाहर निकलती है वो जीभ के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? लय। लय क्या है? पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। अगला है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु मुख्य अवयव से संघर्ष के साथ निकलती है उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में क्योंकि हवा रगड़ के साथ निकलने से कुछ उष्म सी, गर्मी सी हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। संघर्षी या उष्म व्यंजन, यानी जिनका उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु जो मुंह से निकलती है वो संघर्ष करती हुई निकलती है, और संघर्ष करती हुई निकलेगी तो वायु कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, इसलिए इनको संघर्षी या उष्म व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं? स स है। स है कौन से व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन, ठीक। इसके अलावा जो दूसरी भाषा के नुक्ता वाले क ख ग ज फ, ये भी संघर्षी व्यंजन है, ठीक। अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मैंने पढ़ा दिया आपको, जो संयुक्त दो जो है वर्णों को मिलकर के एक वर्ण बनाया वो संयुक्त अक्षर वर्ण कहलाता है। जैसे छ है क प्लस स से बना है, त्र है त प्लस र से बना है, ग है ज प्लस य से बना है, श्र है स प्लस र से बना है। ये चारों क्या हैं? संयुक्त अक्षर व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। इसके आगे है अयोगवाह। अयोगवाह व्यंजन कौन से? देखिए, अयोगवाह
उपयुक्त ध्वनि के अतिरिक्त अनुस्वार और विसर्ग ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें न स्वरों में रखा जा सकता है और न ही व्यंजनों में। नहीं, स्वर, विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार, इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोला जाता है। किसको? विसर्ग को और अनुस्वार को अयोगवाह बोला जाता है। ये जो व्यंजन है विसर्ग और अनुस्वार है, इनको न स्वर में गिना जाता है और न ही व्यंजनों में गिना जाता है। इनके अलग पहचान है, किस नाम से? अयोगवाह के नाम से। ठीक है। इसके अलावा अपने जो है वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ भी हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। तो नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना अनिवार्य है अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है। जो नाक से बोली जाती है वो ध्वनि जिनके पहले स्वर है वो कौन सी होंगी? अनुस्वार या अनुनासिक ध्वनि। जैसे मूलतः ये रे ले वे स है से पूर्व नासिक ध्वनि के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार प्रयोग कब आएगा? ये रे ले वे स है के बाद यदि जो है नासिक ध्वनि आ रही, नासिक ध्वनि जानते हैं ना, वर्ग का 5वां वर्ण। तो यदि ये रे ले वे स है के बाद वर्ग का 5वां वर्ण आता है तो वो 5वां वर्ण किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। उसकी जगह क्या लिखा जाता है? अनुस्वार लिखा जाता है। जैसे ये है संयम, तो य के पहले, य से पहले नासिक ध्वनि है। ठीक, लेकिन य से पहले आई है इसलिए इसको अनुस्वार में ऊपर बिंदी लगा दिया, अनुस्वार ना, तो अनुस्वार में बदल दिया गया है। तो ये रे से पहले यदि नासिक ध्वनि आती है तो उसका क्या होता है? अनुस्वार। ठीक। अगला है अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियाँ वे स्वर ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। मुख से तो निकलती है, साथ के साथ है नाक से भी निकलती है। वो कौन सी होंगी? अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक मुँह से भी और नाक से भी। और अनुनासिक ध्वनि कौन सी होती है? चंद्र बिंदु जहाँ होता है वो अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। तो वे स्वर ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। जैसे आँख, चांद, हंस, ये क्या है? ये ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए, ये जो है चंद्र बिंदु क्या है? अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। ठीक। तो अनुस्वार, अनुनासिक और नासिक। नासिक जानते हैं? नासिक कौन से? वर्ग का 5वां वर्ण नासिक है। ठीक। अनुस्वार और अनुनासिक समझ गए। अनुस्वार कौन से होंगे? जो ऊपर बिंदी लगती है, और अनुनासिक जिसके जो है ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु अनुनासिक, केवल बिंदी मात्र लगती है वो अनुस्वार, और नासिक ध्वनि जो है वर्ग का 5वां वर्ण, वर्ग का 5वां वर्ण कौन से है? नासिक। ठीक। ये जो अनुस्वार है ये किससे पहले आते हैं? य रे ले वे से पहले। ठीक। और अनुनासिक जो स्वर हैं उनके जो है उनके साथ है स्वर आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने जो है वर्ण विचारों के सभी भेद पढ़ा दिए अच्छे से। आप इनको अच्छे से पढ़ें और याद करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।